हाय एवरीवन, दिस इज प्रियंका बिश्नोई एंड वेलकम्स यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम 4 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारी 5th क्लास है, ठीक है? चारों क्लासेस के अंदर हमने हर क्लास में 30 क्वेश्चन करेंगे। इसमें भी किए हैं, इसमें भी हम क्या 30 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे सीडीपी के। 2024 में आए हुए हैं। आप ज़रूर बताना कि आपने 30 में से कितने मार्क्स स्कोर करे और यहाँ पर आप कुछ कंसेप्ट्स तो ज़रूर सीख के जाओगे, साथ में पीवाईक्यूज़ तो आपके होंगे ही होंगे। आई विश आपको रिग्रेट ना हो कि आपका टाइम वेस्ट हो गया हो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटेलिजेंस आर नॉट ट्रू? इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? क्या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो सबसे पहले ये देख लें कि वो क्या पूछ रहे हैं, नॉट ट्रू पूछ रहे हैं, ट्रू पूछ रहे हैं। ये इसका हिंदी वर्जन है, ठीक है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जेनेटिक्स नॉट एनवायरनमेंट। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होती है वो हमारे एनवायरनमेंट से भी होती है, जेनेटिक्स से भी होती है। तो ए तो आएगा फॉर श्योर। ए इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे ही कट हो जाएंगे। जेंडर डिफरेंसेस डू नॉट कॉज इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। कोई भी अगर मेल है, कोई फीमेल है या अदर जेंडर है, तो हम ये नहीं बता सकते भी मतलब कि इसकी वजह से उनका इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस है ना? तो ये वाली स्टेटमेंट सही हो जाएगी, बी हमारा आएगा नहीं। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सेकंड। सी ऑप्शन हमें क्या बताता है कि शार्प इंटेलिजेंस इज अ साइन ऑफ शार्प मेमोरीज। ये जरूरी नहीं होता कि अगर आपकी शार्प इंटेलिजेंस है तो आपकी मेमोरी भी शार्प होगी, है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी? हेरिडिटी से क्या इन्फ्लुएंस नहीं होता? हेरिडिटी से क्या इन्फ्लुएंस नहीं होता? हमारा इंटरेस्ट तो होता है भाई, है ना? एप्टीट्यूड भी होता है। सॉरी, इंटरेस्ट नहीं होता है ना। इंटरेस्ट हमारा हेरिडिटी का पार्ट नहीं है। इंटरेस्ट हमारा सॉरी इमोशंस इमोशंस होते हैं हमारे, हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस। एप्टीट्यूड होता है हमारा। पता नहीं इन्होंने 2 ऑप्शंस क्यों डाल दिए, एटीट्यूड और इंटरेस्ट की, जो इन्फ्लुएंस नहीं है, जबकि एक ही डालना चाहिए था। जो चीजें इन्फ्लुएंस होती है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेरिडिटी क्या होती है। हेरिडिटी एक हमारा क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। पेरेंट्स से जो आता है बच्चों के अंदर आता है। इमोशंस आ सकते हैं, एप्टीट्यूड आ सकता है, लेकिन हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा इंटरेस्ट है, वो तो हर पर्सन का डिफरेंट होता है ना। पेरेंट्स का कुछ और है, चाइल्ड का कुछ और है ना? तो इस वजह से। एंड साइकोलॉजिकल ट्रेट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग थ्रू जीन्स। जीन्स के थ्रू जो वाली चीजें ट्रांसफर होती है, कौन कौन सी चीजें इन्फ्लुएंस होती है, वो ये है। फिजिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, आपकी हाइट वेट हो सकती है, फेशियल मैच करती है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। इंटेलिजेंस पोटेंशियल भी होता है, आपका एप्टीट्यूड टैलेंट ये भी मैच करता है जीन से, है ना? टेम्परेचर, इमोशनल नेचर, रिफ्लेक्स एंड इंस्टिक्ट्स। सर्टेन डिजीजेस भी होती है, जैसे हम सुनते हैं ना कि ये तो इनको जेनेटिक डिजीज है ना? कोई भी हो सकती है, जैसे बीपी की प्रॉब्लम नॉर्मल लगा लीजिए, ये वाली बोला जाता है ना कि ये तो इनको जेनेटिक है, वो वाली चीज। तो और एंड ब्लड ग्रुप, ये सब क्या है, हेरिडिटी के पार्ट्स होते हैं। हेरिडिटी क्या डिटरमाइन करती है कि इनबोर्न ट्रेट्स जो भी है, ठीक है। और एनवायरनमेंट हमें क्या बताता है, जो हम डेवलपमेंट से जो हम सीखते हैं, है ना, वो आता है डेवलपमेंट के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग जेंडर बाइस्ड एक्शंस आर नॉट टू बी इन्वॉल्व इन एजुकेशनल प्रैक्टिसेस? एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में कौन सी जेंडर बाइज है जो इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए? एक्शंस नहीं होने चाहिए, क्या पूछे, नहीं होने चाहिए, है ना? तो होमोजेनियस ग्रुपिंग, क्या आपको होमोजेनियस ग्रुपिंग करनी चाहिए कि जो जिस जेंडर का है, कि अगर मेल का है तो उनकी ग्रुपिंग अलग कर दो, फीमेल है तो उनकी ग्रुपिंग अलग कर दो, है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो ए तो आएगा ही आएगा। ए किस किस में है, ठीक है? ये वाला ऑप्शन कट हो जाएगा। जेंडर न्यूट्रल कंटेंट, जेंडर न्यूट्रल कंटेंट होगा तो बिल्कुल सही बात है। तो फिर हमारा वो क्या है कि ये जेंडर बायसनेस क्रिएट नहीं करेगा, तो बी ऑप्शन कट हो जाएगा। तो बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सेकंड। सी में क्या है कि स्टीरियोटाइप ऑक्यूपेशन, ये क्या हो गया? हाँ जी, स्टीरियोटाइप क्या है कि आपकी रूढ़िवादी सोच है, आप पहले से ही सोच के चल रहे हो कि लड़कियां हैं तो ऐसे करेंगी, लड़कियां हैं तो ऐसे करेंगे, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। टीचर ने पहले से ही प्रीजुडिस एटीट्यूड, पहले से ही अपना एटीट्यूड बना लिया कि ये वाली चीज होगी, ठीक है। शिक्षक की पूर्वाग्रही अभिवृत्ति, ये भी क्या करती है, एक जेंडर बायसनेस को क्रिएट करती है ना, जो हमें इन्वॉल्व नहीं करनी चाहिए एजुकेशनल प्रैक्टिसेस में। आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस? डेवलपमेंटल चेंजेस का कौन सा एग्जांपल नहीं है, इन्होंने पूछा है। अंडर एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स, तो कौन सा एग्जांपल नहीं है, ये आपको बताना है। परमानेंट टीथ, टीथ क्या है, डेवलपमेंट होते हैं? जी नहीं होता। प्राइमरी सेक्स स्टैटिस्टिक्स भी क्या है, मतलब कि ये भी हमारे एग्जांपल है। और जो सेक्स, ये भी है हमारा एग्जांपल है। सेकेंडरी सेक्स स्टैटिस्टिक्स भी हमारा एग्जांपल है। थाइमस ग्लैंड जो होते हैं ना, वो क्या है कि डेवलपमेंटल चेंजेस में क्या है, बढ़ता नहीं है, ये क्या हो जाता है, ये श्रिंक हो जाता है, ठीक है, ये श्रिंक करता है।
तो एक्विजिशन न्यू फीचर के अंदर का मतलब क्या होगा? परमानेंट टीथ क्या होते हैं? हम न्यूली एक्वायर करते हैं। जो प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो क्या प्यूबर्टी के टाइम पे डेवलप होते हैं। सेकेंडरी जो होते हैं वो अपीयर होते हैं। थाइमस ग्लैंड का जो है ना ये डीजनरेट होता है, श्रिंक हो जाता है प्यूबर्टी के बाद में, तो इस वजह से ये क्या है, एक हमारा रिग्रेसिव चेंज होता है। थाइमस ग्लैंड क्या होती है कि प्राइमरी लाइफोइड एंड्रोसाइन ग्लैंड होती है, जो कहाँ पर होती है? अपर चेस्ट में होती है, ठीक है, हार्ट के अबव होती है। एक्टिव कब होती है? मेनली चाइल्डहुड में ये ज्यादा एक्टिव होती है हमारी, ठीक है, और प्यूबर्टी के बाद में या फिर इन्वोल्यूशन जो हम बोलते हैं उसके बाद में ये श्रिंक हो जाती है। क्या प्रोड्यूस करती है? थाइमोसिन भी प्रोड्यूस करते हैं, और ये कुछ पॉइंट्स है, आप याद रख लीजिए। इम्यूनिटी में इसका क्या होता है? मेन रोल होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्पफुल एक्शन ऑफ टीचर इन प्रमोटिंग सोशलाइजेशन अमंग चिल्ड्रन? सोशलाइजेशन के लिए क्या हेल्पफुल एक्शन नहीं होगा? कौन से नहीं होगा? अगर आप इंडिविजुअल प्रोजेक्ट दोगे तो क्या आप सोशलाइजेशन कर रहे हो? पहला ही ऑप्शन हो गया जी नहीं। आप सोशलाइजेशन के लिए आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट नहीं दोगे, उनको इकट्ठा काम मतलब इकट्ठी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, असाइन करना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, मोटिवेट करना, है ना, तो इंडिविजुअल प्रोजेक्ट आप नहीं दोगे। Question number 6, when the assessment is designed to evaluate students overall achievement, achievement को डिजाइन करना है, efficiency at the end की जब हम बात करें तो वो क्या होता है? assessment for diagnosing, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये तो diagnostic हो जाएगा, है ना, एंड में नहीं करेंगे, ये बीच में हम करते हैं। असेसमेंट फॉर रेमेडी ये भी हमारा डायग्नोस्टिक का पार्ट है। असेसमेंट फॉर लर्निंग ये हमारा फॉर्मेटिक का पार्ट है ना, कि बीच में हम करते हैं जो फीडबैक जो देते रहते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग होगा कि जो भी हमने लर्न करा है उसका असेसमेंट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग? इनकरेक्ट बतानी है। क्वेश्चन देखिए, आप जरूर ध्यान से पढ़िए, आधा क्वेश्चन तो आपको इसी से समझ में आ जाएगा कि आपको क्या टिक करना है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग? लर्निंग के रिलेशनशिप के साथ में कौन सा गलत है ये बताना है। डेप्रिवेशन ऑफ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज लिमिट करता है क्या? चिल्ड्रन कैन नॉट लर्न अंटिल दे आर डेप्रिवेशन ऑफ लर्निंग, जो डेप्रिवेशन होगा मतलब कि अगर आप वंचित रखोगे बच्चों को तो क्या वो लिमिट करेगा डेवलपमेंट को? हाँ जी, वो लिमिट करेगा, तो ये तो करेक्ट है। चिल्ड्रन कैन नॉट लर्न अंटिल दे आर डेवलपमेंटली रेडी टू लर्न, हाँ जी बिल्कुल सही बात है कि जब तक बच्चा डेवलपमेंटली रेडी नहीं है सीखने के लिए तो वो कैसे सीख पाएगा। डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, सिर्फ मैच्योरेशन लर्निंग का प्रोडक्ट नहीं होता, डेवलपमेंट ऑलराउंडर होता है, काफी सारी होती है, मल्टी डायमेंशनल होता है डेवलपमेंट, ठीक है। बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4, डिस्पाइट द लिमिट ऑफ मैच्योरेशन द डेवलपमेंट कैन गो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट व्हेन लर्निंग इज इंक्रीज्ड। देखिए लर्निंग क्या है, सपोर्ट करती है, ऑप्टिमाइज करती है डेवलपमेंट को, लेकिन ये पुश नहीं कर सकती है डेवलपमेंट को, ठीक है, ये पुश करने का काम नहीं करती है डेवलपमेंट को, उसकी लिमिट से जो भी सेट होते हैं ना, मैच्योरिटी पे क्या है कि इतनी डेवलपमेंट आ सकती है, उससे ज्यादा आप कैसे कर सकते हो अगर लिमिट सेट, जो मैच्योरिटी की भी लिमिट सेट होती है वो, ठीक है। Question number 8, which of the following statements is not correct regarding individual differences? Individual के differences के regarding हमें बताना है कौन सी correct नहीं है। क्या individual differences exist in both cognitive psychomotor? हाँ जी, psychomotor में भी होती है, cognitive में भी होते हैं। The cause of individual differences, सो स्पीसीज करेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हाँ अलग अलग डिफरेंस जो हमारे स्पीसीज के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं। एज ऑल्सो हैज इनफेक्ट, हाँ भी एज भी इफेक्ट करता है। देखिए जब भी ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात आ रही हो या फिर हम उसको मान लेते हैं ना इंटेलिजेंस की बात आ रही हो, तो ये मेनली क्या होता है, मल्टीपल चीजों से रिलेट करते हैं, है ना, अलग अलग चीजों से, अलग अलग डिफरेंसेस से रिलेट करते हैं। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3, द कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज द सोशल एनवायरनमेंट। देखिए ये सोशल एनवायरनमेंट फिर इन्होंने एक क्या लिमिट कर दिया इसको कि नॉट द फिजिकल एनवायरनमेंट, ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इज नॉट सुटेबल फॉर टेस्टिंग स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड लॉजिकल थिंकिंग? स्टूडेंट के फीलिंग से और लॉजिकल थिंकिंग को कौन सा सुटेबल नहीं है, कौन सा क्या एक्सप्रेशन के लिए? वेट अ मिनट, तो आपको बताना है कि कौन सा प्रकार विद्यार्थियों के भावों की अभिव्यक्ति एवं तार्किक चिंतन की जान के लिए उपयुक्त नहीं है बताना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, एनालिटिकल टाइप होता है, हाँ जी इससे डेवलप होगी। क्रिटिकल होगा तो भी डेवलप होगी। डिस्कशन करोगे तो आप अपने आइडिया शेयर करोगे, अपनी फीलिंग शेयर करोगे, तो ऑब्वियसली आपकी टेस्टिंग क्या है कि डेवलप होगी अच्छे तरीके से। लॉजिकल थिंकिंग, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन टाइप्स जो होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि हमें ऑप्शंस गिवन होते हैं सामने, उतना क्रिटिकली डेवलप नहीं हो पाता ये, क्योंकि सिंपली क्या है ऑप्शंस रहेंगे उसमें हमें सिलेक्ट करना होता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिप्राइव्ड चिल्ड्रन। देखिए जो चिल्ड्रन डिप्राइव्ड होते हैं उनके क्वेश्चन जरूर आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर करना ये वाला क्वेश्चन। कौन सा कॉमन नहीं है, कॉमन क्या नहीं है, क्या वो सोशली डिसएडवांटेज्ड होते हैं जो डिप्राइव चिल्ड्रन होते हैं, या फिर वो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड होते हैं। हाँ जी, डिप्राइव उनको इकोनॉमिकली भी होते हैं, इमोशनली भी इन्फीरियर फील करते हैं, सोशली भी होते हैं, फिजिकली चैलेंज नहीं होते वो, ठीक है। उनको फिजिकली चैलेंज हम नहीं बोल सकते। डिप्राइव चिल्ड्रन जो होते हैं ना, वो चिल्ड्रन होते हैं जिनमें बेसिक नीड्स की उन्हें पूर्ति ना हुई हो, उनको अपॉर्चुनिटीज़ ना मिली हो, ठीक है। चाहे वो इकोनॉमी लगा लो, इकोनॉमिकल है तो वो पॉवर्टी है, उनके पास रिसोर्सेज की कमी है। अगर सोशली डिसएडवांटेज हम बोल रहे हैं तो उनके पास में क्या है, सोशल सपोर्ट नहीं है, ठीक है, एक्सक्लूजन है वो उनका। इमोशनली अगर इनसिक्योर या इन्फीरियर की बात करें तो उनकी लो सेल्फ स्टीम है, एंग्जाइटी होती है, ठीक है, लिमिटेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ होती है, ठीक है, न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल पाता, हेल्थ केयर की अच्छे से नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं, ठीक है। तो डिप्राइव चिल्ड्रन एक अलग टर्म होती है, ओके। Which constitutional right of the children with special needs does inclusive education protect? Inclusive education कौन सा प्रोटेक्ट करती है? वैसे देखिए, अगर आपको इन कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के बारे में पता है तो भी आप निकालोगे कि राइट टू एजुकेशन ही होगा, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस टॉप टू बॉटम ऑफ हियरार्किकल इंटेलिजेंस थ्योरी ऑफ वर्णन। वर्णन की थ्योरी के बारे में इन्होंने बात करी है, तो वो क्या होगा? आप सबसे पहले क्या देखेंगे, जनरल फैक्टर देखेंगे, स्पेसिफिक देखेंगे, जनरल देखेंगे। हाँ जी, हम पहले जनरल फैक्टर देखेंगे, इसकी जो हियरार्की है वो आपको हियरार्की ही याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा कि सबसे पहले जनरल फैक्टर, देन मेजर, देन माइनर, देन स्पेसिफिक। और ये है इसकी थ्योरी। लेवल्स कैसी है वर्णन थ्योरी की? जनरल इंटेलिजेंस में हम क्या देखते हैं कि ओवरऑल मेंटल एबिलिटी को देखते हैं जो इन्फ्लुएंस करेगी हमारी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज को। फिर क्या मेजर ग्रुप फैक्टर्स को देखेंगे कि वो वर्बल, प्रैक्टिकल में देखेंगे। वर्बल के अंदर क्या आता है कि वो भाषा कैसे है उसकी, रीडिंग कैसे है, राइटिंग कैसे है, रीजनिंग कैसे है, एकेडमिक स्किल्स वगैरह के बारे में। अगर प्रैक्टिकल की हम बात करें तो प्रैक्टिकल क्या होता है, मैकेनिकल प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, कोई स्पेसिफिक फील्ड में है, वो कोई स्पेसिफिक चीज़ में है, उसकी मोटर एबिलिटीज कैसी है, प्रैक्टिकल स्किल्स कैसी है, ठीक है। फिर आता है माइनर ग्रुप फैक्टर। माइनर ग्रुप फैक्टर्स में क्या आता है कि ज़्यादा स्पेसिफिक एबिलिटीज से रिलेटेड होता है, जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी हो गया या उसकी कोई स्पेशल एबिलिटी होगी, मैकेनिज्म हो गया, साइकोमोटर स्किल्स होगी। और फिर आता है स्पेसिफिक फैक्टर कि आप कोई पर्टिकुलर टास्क को कैसे बच्चा परफॉर्म कर पाता है या क्या एबिलिटीज रिक्वायर्ड होती है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्वायर्ड मोटिव। एक्वायर्ड मोटिव कौन सा नहीं होता? आप ऐसा कौन सा मोटिव है जो आप एक्वायर नहीं कर सकते? देखिए, एफिलिएशन होता है, आपको कोई चीज़ के लिए एफिलिएशन लेना पड़ता है ना, तो ये एक्वायर्ड हो गया। अचीवमेंट होता है, तो अचीवमेंट आपको लेनी पड़ती है, आप एक्वायर करते हो। अप्रूवल भी आपको लेना पड़ता है, तो पेन अवॉइडेंस इज नॉट एन एक्वायर्ड फैक्टर, ओके। ये क्या है, एक बायोलॉजिकल फैक्टर है या फिर प्राइमरी मोटिव होता है। अचीवमेंट हम कहाँ से लेते हैं कि सोशली एक्वायर्ड मोटिव होता है, जैसे एग्जाम की लगा लो, कोई ट्रीटमेंट कुछ भी लगा लो, ठीक है। Question number 14. According to Freud psychosexual development theory, the stage in which adolescent attract toward opposite sex, जब opposite sex के regarding वो attract हो तो वो क्या कहलाती है? वो फेलिक है, एनल है, जेनिटल है या लेटेंसी है? देखिए, वो स्टेज होती है हमारी जेनिटल स्टेज होती है। बाकी स्टेजेस के बारे में हम पढ़ लेते हैं। फ्रेड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की ये इतनी स्टेजेस उन्होंने दी थी, 5 स्टेजेस दी है। ओरल स्टेज में उन्होंने क्या बोला है, 0 to 1 ईयर की स्टेज होती है जिसमें प्लेजर होता है माउथ से, मतलब कि वो मुंह से बोलना सीखते हैं, ठीक है। एनल स्टेज में क्या होता है, प्लेजर फ्रॉम एनस, ठीक है। फेलिक स्टेज में क्या होता है कि ऑडिपस या फिर इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है। लेटेंसी में क्या होता है, सेक्सुअल फीलिंग्स होती है। और जेनिटल में क्या होता है, अट्रैक्शन टुवर्ड अपोजिट सेक्स होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15. Which strategies of learning is not appropriate for learner of senior secondary level? Senior secondary level के learner के लिए कौन सा appropriate नहीं है? लर्निंग टास्क एट मेमोरी लेवल, क्या आप मेमोरी लेवल पे याद करोगे, क्या आप रट्टा मार के याद करोगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अलाउिंग सेल्फ डिस्कवरी ऑफ नॉलेज, हाँ जी, सेल्फ डिस्कवरी ऑफ नॉलेज हम करेंगे। गिविंग अप्रोप्रिएट स्पेस टू क्लासरूम इंटरेक्शन, प्रॉपर अगर आपको क्या है कि उच्च स्थान अगर आपको मिल रहा है कक्षा के अंदर, तो आप अच्छे से क्या कर सकते हैं, अपनी लर्निंग को इन्हेंस कर सकते हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग लर्निंग होगी, हाँ जी। अगर बच्चा खुद से, अगर विद्यार्थी केंद्रित होगा तो बच्चा क्या और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएगा, तो मेमोरी लेवल की नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ चाइल्ड सेंटर्ड, कौन सा चाइल्ड सेंटर्ड नहीं है? डिमॉन्स्ट्रेशन है,
फील्ड ट्रिप है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है, प्रोजेक्ट है। हाँ जी, प्रोजेक्ट आप खुद करते हैं, बच्चों को दे दिया जाता है। फील्ड ट्रिप भी करते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन भी करते हैं। डिमोन्स्ट्रेशन नहीं होता, डिमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, टीचर सेंटर्ड होता है, ठीक है। प्रोग्राम में क्या होती है, सेल्फ बेस्ड लर्निंग होती है, लर्नर कंट्रोल होता है। फील्ड ट्रिप में क्या होता है, लर्निंग हम डायरेक्ट एक्सपीरियंस से करते हैं। और प्रोजेक्ट में क्या होता है, लर्नर का प्लान होता है, एक्टिविटीज होती है, आपको कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दे दिया जाता है काम करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, अ डिसऑर्डर ऑफ राइटिंग एबिलिटी इन विच अ लर्नर हैज डिफिकल्टी विद लेटर फॉर्मेशन। जो लेटर फॉर्मेशन से रिलेटेड होगी, लिखने से रिलेटेड जो भी है, वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया हो जाएगा, है ना। तो डायस्लेक्सिया क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या होता है, जो रीडिंग में हो, ठीक है। और डिस्पेक्सिया क्या होती है, मोटर से हो। स्केल को देखिए, स्केल क्या है, स्केल आप मैथ से रिलेट कर सकते हो ना। और डिसलेक्सिया हमें देखो पढ़ने में भी थोड़ा हो रहा है प्रॉब्लम। ग्राफ, ऐसे क्या करते हो आप, ग्राफ क्या करते हो, ड्रॉ करते हो ना, तो राइटिंग का हो जाएगा, है ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज सुटेबल फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड। हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए कौन सा ज्यादा सुटेबल रहता है, साइन लैंग्वेज रहता है, उसको सुनाई नहीं दे रहा, आप साइन लैंग्वेज से पढ़ा रहे हो, बिल्कुल सही है। फिंगर स्पेलिंग कर रहे हो, ये भी उसको समझ में आएगा। लिप रीडिंग, हाँ, जो हियरिंग जिसको सुनाई नहीं दे रहा वो लिप रीडिंग से भी सीखता है। और क्यूर स्पीच जो होती है उनसे भी सीखता है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन करेक्ट है आपके। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। का कौन सा कंपोनेंट नहीं है, ये आपको बताना है। क्या डिस्कशन से प्रगतिशील शिक्षा हो सकती है, हाँ जी हो सकती है। क्या आप अनुभव करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, उससे भी हो सकती है। इंटरेक्ट करेंगे लोगों के साथ में, बातें करेंगे, मिलेंगे, सीखेंगे, उससे भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है। मेमोराइजेशन, रट्टाफिकेशन या स्मरण से नहीं होता कभी भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। का कौन सा फीचर नहीं है, ये आपको बताना है। रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट होती है, क्या ये फीचर है। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिट टेस्ट, डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग गैप, और मेजर ओनली स्कॉलिस्टिक अचीवमेंट। देखिए असेसमेंट को आप रेगुलरली असेस करोगे, यूनिट टेस्ट की फ्रीक्वेंसी होती है, डायग्नोज भी करते हो लर्निंग गैप्स को, लेकिन सिर्फ स्कॉलिस्टिक नहीं होता मेजर करना, है ना। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल फैक्टर। कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं है। लर्निंग मटेरियल है एनवायरमेंटल फैक्टर, हाँ जी। आप लर्निंग मटेरियल आपके पास कैसा अवेलेबल है वो है। फिजिकल कंडीशंस कैसी है, वो भी एक एनवायरमेंटल फैक्टर है। रिक्रिएशन फैसिलिटीज यानी कि मनोरंजन की सुविधाएं आप पढ़ते टाइम पे आपको मिल रही है, वो भी है। मैच्योरेशन क्या है, वो एनवायरमेंटल नहीं है, ये एक हमारा हेरिडिटी फैक्टर बोल सकते हैं, या फिर हमारा क्या है, बायोलॉजिकल फैक्टर बोल सकते हैं, है ना। ये है हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, ये चीज़ आती है। सोशल में साइकोलॉजिकल, होम एनवायरनमेंट, स्कूल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट। एक बार आप इनको पढ़ लेना, इनसे ही क्वेश्चन फ्रेम आउट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो हमें बताना है। इट सपोर्ट स्पेशल एजुकेशन नीड्स, हाँ जी सपोर्ट करेगा। इट सेज टू सेलिब्रेट डाइवर्सिटी, हाँ जी डाइवर्सिटी को हम क्या करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। अलग अलग चीज जो अलग अलग जगह से लोग आए हैं उन सभी को इंक्लूसिवली हम लेके चलेंगे, और इंक्लूसिव हमारी एजुकेशन होगी, समावेशी शिक्षा होगी, समावेशी ही हमारा वातावरण होगा। दिस इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ टीचर, पेरेंट, चाइल्ड, सोसाइटी, हाँ जी सभी का पार्टिसिपेशन चाहिए हमें। अकेला कोई चीज़ से क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर्मुलेट नहीं होगी। इट इज़ लिमिटेड टू स्पेशल एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन, जी नहीं, स्पेशल एजुकेशन से ये लिमिटेड नहीं है, ये उनको भी क्या है, इंक्लूसिव लेके चलता है, उनको भी समान लेके चलता है, लेकिन उनकी नीड के हिसाब से। जो चिल्ड्रंस होते हैं उनकी नीड के हिसाब से क्या होते हैं, जिनको लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही होती है, उनकी नीड के हिसाब से हम क्या उनको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। देखिए इसमें इन्होंने दिया कॉलबर्ग की स्ट्रेटजीज दी है मॉरल डेवलपमेंट की, और करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमें बताना है। कन्फर्मिंग टू ऑब्टेन रिवॉर्ड, रिवॉर्ड कब मिलेगा हमें बताइए। रिवॉर्ड कब मिलेगा, जब हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, खुद का इंटरेस्ट होगा, है ना। खुद का इंटरेस्ट होगा तभी रिवॉर्ड मिलेगा हमें, कि हम कुछ स्टेज ऐसी कर रहे हैं कि जिसपे हमें ये मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी ना उसकी स्टेजेस से रिलेटेड है। सोशल ऑर्डर कब होगा, सोशल ऑर्डर में क्या हम जस्टिस और लॉ की बात करेंगे। गुड इंटरपर्सनल रिलेशन कब होगा, कि जब हम क्या है दूसरों से अप्रूवल ले रहे हैं। और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल क्या होता है, कि इटरनल वैल्यू एक्सेप्टेड बाय कंसाइनेंस, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसी से मैच खा रहा है ना फर्स्ट का। अगर जैसे फर्स्ट का सेकंड भी हम करते तो वहां से भी आपका आंसर ये निकल जाता, ठीक है। और अगर ये भी समझ नहीं आता तो अगर सिर्फ आप बी को 4 से मिलाते ना तो भी आपका आंसर निकल जाता। देखिए सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ओके। ये कॉलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी। सबसे पहले इसके अंदर क्या होती है, 3 लेवल्स होती है।
ठीक है, और हमारी कितनी होती है फिर 6 स्टेजेस होती हैं, है ना। तो फर्स्ट लेवल क्या है, प्री कन्वेंशन मोरालिटी। इसमें क्या है कि मोरल रीजनिंग पनिशमेंट और रिवॉर्ड से होती है। ओबीडियंस पनिशमेंट की बात करते हैं कि अगर आप सही काम करोगे तो वो आपको अगर आप कुछ गलत करोगे तो आपको क्या है कि पनिशमेंट मिलेगी, अगर आप सही करोगे तो आप पनिशमेंट से बच जाओगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट और सेल्फ इंटरेस्ट क्या होता है कि जब वो बच्चा क्या सोचता है कि तेरे को कुछ रिटर्न के अंदर मिलेगा, अगर आप कुछ कर रहे हो तो अपनी पर्सनल नीड के लिए सेटिस्फाई करने के लिए, अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो आपको रिटर्न में जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। कन्वेंशनल मोरालिटी में क्या आता है कि 10 से 16 साल के बच्चों के लिए होता है। मोरल रीजनिंग डेवलप होती है सोशल अप्रूवल और रोल्स के लिए। गुड बॉय गुड गर्ल की, अगर आप अच्छा मतलब अच्छे एक्शन कर रहे हो तो आप लोगों की नज़र में क्या है, अच्छा बच्चा बन जाएगा, अगर आप गलत कर रहे हो तो फिर गलत बच्चे बन जाओगे, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं कि राइट एक्शन होता है कि हमें रूल्स को ओबे करना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए सोशल ऑर्डर को, जैसे कि कोई भी ट्रैफिक रूल्स को पर्सन फॉलो करता है, ठीक है, क्योंकि लॉ ने बोला है कि इसको ओबे करना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर डाला है। पोस्ट कन्वेंशनल में क्या आता है कि 16 साल के बाद में होती है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स में जिसकी हम बात करते हैं, सोशल कंट्रैक्ट और ओरिएंटेशन की बात करते हैं, इसमें हम क्या मानते हैं कि अगर कोई भी अनफेयर चीज़ हम कर रहे हैं और अगर वो किसी की जान बचाने के लिए कर रहे हैं तो वो वाली चीज़ वहाँ पे क्या हो जाएगी, हम उस चीज़ को सपोर्ट कर दी जाएंगे, ठीक है। लॉज क्या है, सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं दैट कैन बी चेंज्ड फॉर अ कॉमन गुड। अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो लेकिन लॉ ब्रेक हो गया तो कोई बात नहीं है, आपको उसके लिए माफ़ कर दिया जाएगा, लॉ आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन की क्या होता है कि राइट एक्शन फॉलो सेल्फ चूजन प्रिंसिपल, जैसे जस्टिस है, इक्वालिटी है, तो वहां पर क्या है, हम यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या है इसमें ये मानते हैं कि हमारे जो ह्यूमन लाइफ्स होती है ना वो सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। कोई भी लॉ हम उसके लिए तोड़ सकते हैं। अगर किसी की जिंदगी पे बात आ रही है तो हम क्या, अगर किसी की जिंदगी पे बात आ रही है तो हम कोई लॉ को ब्रेक कर सकते हैं उसकी जिंदगी को बचाने के लिए। विच टेस्ट कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय द टीचर टू आइडेंटिफाई क्रिएटिव चिल्ड्रन। क्रिएटिव चिल्ड्रन के लिए कौन सा होगा, फिगर कंस्ट्रक्शन होगा। हाँ जी, फिगर कंस्ट्रक्ट कर दिया, जैसे कि उनको डॉट डॉट दे दी कि आप कंस्ट्रक्ट करो, ये भी हो सकता है क्रिएटिव चिल्ड्रन के लिए। प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट हो गया, हाँ जी ये भी हो सकता है। यूजुअल यूजेस, यूजुअली अगर आप कोई चीज़ को यूज़ कर रहे हो तो वो टेस्ट क्या है, एक वैलिड नहीं होगा इसके लिए। ऑप्शन हमारे क्या बन जाएगी। और पिक्चर कंप्लीशन भी क्या है, एक क्रिएटिव चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई करने का बिल्कुल सही प्रशिक्षण है। Which test can be administered by the teacher to identify creative children? Oh, sorry, ये तो हमने अभी क्वेश्चन कराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू Piaget cognitive development theory, when the learner maintain a proper balance between himself herself के अंदर जब वो प्रॉपर वो बना रहा है तो his environment the mechanism is called। देखिए जब वो क्या करता है, प्रॉपर बैलेंस बना लेता है कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, प्रॉपर बैलेंस बना लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। इक्विलिब्रेशन के अंदर ही ये दोनों आते हैं, एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन, ठीक है। एसिमिलेशन में क्या होता है कि अगर आपने एक गिलास जूस डाला है, एक बड़ी गिलास में डाला है और एक क्या है छोटी गिलास में डाला है, तो बच्चे को क्या रहेगा कि बड़ी गिलास में ज़्यादा जूस है। लेकिन एकोमोडेशन, सॉरी मैंने गलत एग्जांपल ले लिया। एसिमिलेशन में क्या होता है कि बच्चा ये सीखता है कि अगर एक कैट है और एक डॉग है, ठीक है, तो उसने फर्स्ट टाइम जब कैट को देखा तो उसने जब डॉग को देखा तो देखा कि डॉग के भी 4 पैर हैं और कैट के भी 4 पैर हैं, तो इसको मतलब ये कैट ही है। ये होता है एसिमुलेशन, जब वो पहले से जब उसको कोई नॉलेज होती है उस नॉलेज को वो क्या करता है, नई नॉलेज के अंदर फिट कर लेता है, ठीक है, उसी से रिलेट कर लेता है। लेकिन जब एकोमोडेशन की बात आती है तो एकोमोडेशन में बच्चा क्या करता है कि वो समझ आने लग जाती है कि कैट एक अलग है और डॉग एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये वाली चीज़, सॉरी फॉर दैट, ये मैंने थोड़ा सा मिसमैच हो गया, गलती से मैंने ये एग्जाम्पल दे दिया, सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो ये आती है एसिमुलेशन और एकोमोडेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन मतलब कि एकीकरण करना होता है, इससे पियाजे से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, ठीक है। विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग इमोशंस इन अर्ली एडोलसेंस। अर्ली एडोलसेंस में इमोशंस आ रहे हैं, वो हमारे क्या होते हैं कि अर्ली एडोलसेंस में बच्चे के इमोशंस कंट्रोल होते हैं, नहीं, उसके इमोशंस कंट्रोल अनकंट्रोलेबल होते हैं। क्या वो रैशनल होते हैं, नहीं, युक्ति संगत कहाँ होते हैं, अयुक्ति संगत ही होते हैं, है ना। ये है कि अर्ली एडोलसेंस में क्या होता है, अर्ली एडोलसेंस में इमोशनल एक्सपीरियंस इंटेंस होते हैं और रीजनिंग कंट्रोल क्या होती है, डेवलप हो रही होती है, ठीक है। अरेंज करना है स्टेप्स ऑफ बेंडुरा। बेंडुरा की सोशल लर्निंग थ्योरी का आपने पढ़ा होगा, अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन, है ना, वही है ये, ठीक है। इसमें क्या परसेप्शन ऑफ बिहेवियर हो रहा है, आप अटेंशन ले रहे हो, है ना, तो यहीं से आपका निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है, अटेंशन है
कि अटेंशन हो रही है, आप कोई प्रत्यक्षीकरण करके आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है, फिर उसको रिमेंबर कर रहे हो तो रिटेन कर रहे हो, है ना, रीइंफोर्समेंट हो रहा है तो उसको क्या रिप्रोडक्शन हो रहा है, और कन्वर्ट कर रहे हो मेमोरी टू इनटू एक्शन, वो क्या हो गया हमारा मोटिवेशन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी अ नीड ऑफ चिल्ड्रन विद इम्पेयरमेंट, ये आप देख लीजिए। ओके, need should not be a need of learner with impairment from point of view of inclusive education। inclusive education के हिसाब से क्या है कि क्या नहीं होना चाहिए नीड ऑफ चिल्ड्रन विद इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट मतलब क्या लगा सकते हैं आप, निशक्त बच्चों की कौन सी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए समावेशी कक्षा में। कि खुद की इम्पावरमेंट को कॉपी करेंगे, हाँ उससे वो सीखेंगे भी खुद ने क्या करा है, मतलब कि खुद से चीज़ वो सीखने की कोशिश करेंगे। नीड फॉर प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हाँ काउंसलिंग की भी ज़रूरत हो सकती है, बच्चा उसे क्या करता है सीखता है। नीड फॉर एसिस्टिव इक्विपमेंट, सहायक उपकरणों की भी आवश्यकता हो सकती है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है, ठीक है, दूसरों पर निर्भर रहना इसका एक वैलिड पॉइंट नहीं है। Section 29, question 29, in a learning situation presenting relevant facts separately from non-relevant facts is indicative of which principle of learning। कौन से principle of learning का ये है कि हमें सीखने की जो परिस्थिति होती है प्रेजेंट कर रही है रेलेवेंट फैक्ट नॉन रेलेवेंट फैक्ट से, तो वो कौन सा प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग है। ये प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग किसने दिए थे वो भी हम अभी करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोटेंसी ऑफ लर्निंग, तत्व प्रबलता का नियम बोलते हैं। ये सारे प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग जो हैं ये दिए थे हमारे थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग है ये, सब्सिडी लॉज ऑफ लर्निंग जिनको बोला जाता है। तो पहला लॉ जैसे हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, तो इसमें क्या होता है लर्नर क्या है अलग अलग रिस्पॉन्स जनरेट करता है, एक जनरेट को करेक्ट रिस्पॉन्स उसको अचीव करने के लिए, ठीक है, ट्रायल एंड एरर से जिसमें हम सीखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एनालॉजी की मतलब कि अप्लाई करते हैं पास्ट लर्निंग को न्यू लर्निंग के अंदर, ठीक है, लेकिन सिमिलर सिचुएशन होती है कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बाय सिमिलैरिटी, कोई सिमिलर चीज़ देख रहे हैं पहले से, ठीक है, पहले से आपने देखा हुआ है वही वाली चीज़ होगी ना। एनालॉजी की क्या आ जाएगी कि आपने पहले से एक कैट को देखा है, फिर से आप देखोगे कैट को तो आपको ध्यान आ जाएगा कि हाँ ये कैट ही है भाई, ठीक है। या फिर आप क्या बोल सकते हो कि बादल का एग्जांपल ले सकते हो, अगर बारिश आई हुई है आप हमेशा से देखते हो कि बारिश के आने के बाद में क्या होता है कीचड़ हो जाता है ना, गंदा हो जाता है। तो जब भी बारिश आएगी तो अब आप आइडिया लगा लोगे कि हाँ कि उसके बाद में क्या है कि गंदा होगा ही होगा, ठीक है, कीचड़ होगा ही होगा बारिश के आने के बाद में। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपेटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, प्रोपेटेंसी ऑफ एलिमेंट्स के अंदर क्या आता है कि लर्निंग क्या सेलेक्ट करता है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को कोई भी सिचुएशन के, और इररेलेवेंट्स को क्या कर देता है इग्नोर कर देता है। वो क्या फोकस करता है सिग्निफिकेंट स्टिमुली को, कोई भी जो उसका क्या कोई भी सिचुएशन है उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को सेलेक्ट करना और इररेलेवेंट को इग्नोर कर देना, वो क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ प्रीपोटेंसी। एक मिनट, प्रीपोटेंसी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएटेड शिफ्टिंग, एसोसिएटेड शिफ्टिंग में क्या होता है कि एक रिस्पॉन्स होता है जो ग्रेजुअली शिफ्ट करता है एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस पे बाय स्टेप बाय स्टेप एसोसिएशन से, ठीक है। हैबिट फॉर्मेशन के लिए हम कर सकते हैं कि मतलब कि पहले हम कुछ चीज़ सीख रहे हैं फिर हमारी दूसरी हैबिट बनाते हैं कि पहले एक चीज़ अचीव करेंगे फिर दूसरी फिर तीसरी फिर ऐसे, ठीक है, चलता रहेगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, अकॉर्डिंग टू मैकडॉल द इमोशन ऑफ डिस्कस्ट किससे रिलेटेड है, घृणा का संवेग किस मूल प्रवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ है ये हमें बताना है। तो घृणा का जो मूल है वो रिपल्शन से जुड़ा हुआ है। बाकी सारी टर्म्स क्या है वो भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए रिपल्शन क्या है, ये टाइप्स हैं इंस्टिक्ट्स के, पहले तो हम जान लेते हैं मैकडॉल्स ने इंस्टिक्ट थ्योरी दी है, इसको इंस्टिक्ट थ्योरी ऑफ इमोशंस बोलते हैं, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बताया कि जो ह्यूमन बिहेवियर होता है ना वो इनबोर्न होता है, जन्मजात ही होता है वो, ठीक है। हर जो इंस्टिक्ट इसको उन्होंने क्या हर एक चीज़ को अलग अलग इमोशन के साथ जोड़ दिया, जितने भी इंस्टिक्ट्स हैं उनको हर एक स्पेसिफिक इमोशन के साथ जोड़ दिया। और हमारा इमोशन क्या माना है उन्होंने, हमारा इंस्टिक्ट क्या माना है कि वो जन्मजात ही होता है। इंस्टिक्ट क्या है इनबोर्न है, और इमोशन क्या हमारी फीलिंग्स होती है जो इंस्टिक्ट्स के साथ में मैच करती है, ठीक है। तो रिपल्शन क्या होगा कि हम हार्मफुल को अवॉइड करते हैं, अनप्लीजेंट ऑब्जेक्ट्स को, तो उसको जब वो इमोशन हमारा होगा ना डिस्कस्ट करना, ठीक है, तो वो क्या होता है हमारा रिपल्शन होता है। एस्केप इंस्टिक्ट्स में क्या होते हैं कि हम खतरे से भाग रहे होते हैं, जैसे इमोशन हो गया फियर हो गया, ठीक है। कॉम्बैक्ट क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि कोई भी थ्रेट के लिए हम क्या कहें गुस्सा करते हैं, कि कुछ भी अगर हमको लग रहा है कि ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है तो उसके लिए हमको गुस्सा आता है। इमोशंस क्या उसमें हमारा क्या रहता है गुस्सा इमोशन रहता है। क्यूरियोसिटी क्या होता है कि हम क्या होते हैं कि हम एक्साइटेड होते हैं, उत्साहित होते हैं ना, कि हम कोई एक्सप्लोर करने के लिए खुश हो रहे हो, नई चीज़ों को जानने के लिए खुश हो रहे हो, ठीक है। इसमें इमोशन हमारा क्या होता है वंडर होता है।
पैरेंटल के अंदर क्या आता है कि केयर करना, प्रोटेक्ट करना कोई भी चीज़ को, चाहे आप ऐसा नहीं कि एज ए आप पेरेंट हो तो ही आप पैरेंटल चीज़ कर सकते हो। आप कोई छोटे बच्चे को देख रहे हो या कोई भी ऑफस्प्रिंग्स को देख रहे हो, उसकी रिगार्डिंग अगर आप केयरिंग और प्रोटेक्टिंग बिहेवियर दिखा रहे हो तो आप पैरेंटल इंस्टिंक्ट को फॉलो कर रहे हो, और उसका इमोशन क्या होता है, टेंडरनेस होता है। सेल्फ असर्शन में क्या होता है कि सुपीरियरिटी, खुद को सुपीरियर मान रहे हो, रिकॉग्नाइज कर रहे हो, खुद को एक प्राउड फील कर रहे हो, मतलब प्राइड फील कर रहे हो, प्राइड वाली फीलिंग जो आ जाती है वो, ठीक है। सेल्फ अबेसमेंट में क्या क्या होता है कि आप इन्फीरियरिटी फील कर रहे हो, ठीक है, सबमिशन फील कर रहे हो, ह्यूमिलिटी फील कर रहे हो। और लास्ट आता है ग्रीगेरियस। इसके अंदर क्या होता है कि ग्रुप्स के अंदर रहने की हमारी इच्छा होती है कि हम सब मिल के रहें, साथ में रहें, ठीक है। तो बिलोंगिंगनेस की हमारी यहाँ होती है, इमोशन होती हैं। तो हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए। आई होप आपको समझ में आया हो। कुछ समझ में नहीं आया हो, कहीं कुछ प्रॉब्लम लग रही हो, या फिर आपको समझने में प्रॉब्लम लग रही हो, या फिर मेरे पढ़ाने के तरीके में प्रॉब्लम लग रही हो, तो प्लीज़ लेट मी इन्फॉर्म। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ फ्रॉम नेक्स्ट टाइम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।